ये सेकंड वीडियो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा ऑक्सिलरी सर्किट होता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अलाउ कराते हैं, जिसमें वायरिंग होगी। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा जैसे कि फैन या इलेक्ट्रिक बल्ब, और जिसका नाम आप रजिस्टेंस कहेंगे। रजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। रजिस्टेंस तो हमेशा ही हर जगह उपलब्ध ऑलरेडी होता ही है। मान लीजिए आप लंच करते हैं और लंच करने के बाद आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया, लेकिन 10 घंटे बाद 20 घंटे बाद आपको थकावट होना स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों? जब आपने एनर्जी ली और कोई वर्क डन नहीं किया तो आप थके क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का एक इंटरनल रजिस्टेंस है। वो रजिस्टेंस सेम ऐसा रजिस्टेंस है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, जो हर कंडक्टर के अंदर होता है ऑलरेडी। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर उसका दोनों के बीच में होता है। अब रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ क्या है? जो करंट के फ्लो का अपोज करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक लैंप हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है, कोई एलईडी लाइट हो सकती है, कोई एलईडी टीवी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करे और इलेक्ट्रिक वर्क करे, तो आप उस अप्लायंस को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलेंगे यहाँ इस सर्किट में। हम सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में आप ये फैन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब भी ले सकते हैं। ये वायरिंग है, वायर कॉपर की है ये, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर होता है। और आपके घर में भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कॉपर की होती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है और वो करंट को अलाउ ज़्यादा करता है। ये मैंने एक सेल लगाई है, सेल, जिसके 2 टर्मिनल है। एक बड़ा टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल जो छोटा होगा। ये सभी बताते हैं कि सेल का एक टर्मिनल बड़ा होता है जिसे पॉजिटिव कहते हैं, और एक टर्मिनल छोटा होता है जिसे नेगेटिव कहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा क्यों बनाते हैं? उसका जवाब ये है कि मान लीजिए आपके घर में कोई इन्वर्टर बैटरा है या कोई बैटरी है। उस बैटरी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो जब नेगेटिव का सरफेस एरिया कम होता है तो इसीलिए सेल में से छोटा टर्मिनल बनाते हैं, और पॉजिटिव का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसे आप सेल में बड़ा बनाते हैं। बैटरी में भी सेम ऐसे ही है। सवाल उठता है कि नेगेटिव का सरफेस एरिया छोटा और पॉजिटिव का सरफेस एरिया आप ज़्यादा क्यों लेते हैं? दरअसल माय डियर, नेगेटिव का सरफेस एरिया ये मान लीजिए आप, और पॉजिटिव का सरफेस एरिया ये मान लीजिए। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने के बाद अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं, जब उनके पीछे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम का पोटेंशियल लगता है। एक तरीके का होता वो फोर्स ही है जिसे आप वोल्टेज कहते हैं। अब वो जो नेगेटिव टर्मिनल्स पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो बाहर की तरफ एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेंगे। ये रिपेल किया इलेक्ट्रॉन ने, कभी भी वो स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके बीच एक रिपल्सन होगा, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। आप इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा करेंगे वो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा। मान लीजिए आप इसका सरफेस एरिया इसके बराबर रखते हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए, तो आपका कोई भी यूज़ ना हुआ, इसमें कोई भी यूज़ नहीं होगा, ये यूज़लेस है। तो इसका सरफेस एरिया आप इतना बढ़ाइएगा ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रेपेल करके दूर गए हैं उन सभी को ये कैप्चर कर सके। जब ये कैप्चर करेगा तभी इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। तब इसीलिए आप क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा लेंगे, इसका सरफेस एरिया कम लेंगे, ताकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल कैप्चर कर सकता हो। इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल का सरफेस एरिया बड़ा रखते हैं और नेगेटिव टर्मिनल का सरफेस एरिया छोटा रखते हैं। इसीलिए सेल में पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा बड़ा बनाया जाता है, और बैटरी में भी सेम ऐसे होता है, और नेगेटिव टर्मिनल को छोटा बनाते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने एक ऐसा अप्लायंस लिया जो इलेक्ट्रिक करंट से चलेगा, एक वायरिंग ली, एक सेल लगाई, और एक आप स्विच लगाएंगे।
ये आपके पास स्विच है या आप इसे की कह दीजिएगा। ऐसी की को आप हमेशा परमानेंट की कहेंगे। एक चीज होती है टेपिंग की। टेपिंग की का मतलब ये होता है जो एक टेम्परेरी है, जब आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो ये इसे अंदर की तरफ प्रेस करेगी और ये इलेक्ट्रिक वायर इस इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट टोटल जुड़ जाएगा। सर्किट जुड़ जाएगा, इसे आप कहेंगे क्लोज सर्किट। अगर आप इस पर हाथ हटाएंगे ये दोबारा से खुल जाएगा, इसे आप कहेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आप ध्यान से देखिएगा वायरिंग का कट है, वायरिंग का कट है तो करंट ऑफ है। लेकिन अगर मैं सर्किट क्लोज कर दूं, ये क्लोज सर्किट हुआ, अब वायर आपस में जुड़ गए, अब करंट को ये अलाउ करेगा। तो जब सर्किट ऑफ होगा तो करंट अलाउ करेगा, करंट ऑन होगा। अगर सर्किट ऑन होगा तो करंट को अलाउ नहीं करेगा, करंट को अलाउ नहीं करेगा तो करंट ऑफ कंडीशन होगी। तो ऐसे सर्किट को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए जरा समझिए बहुत ध्यान से। मान लीजिए टेपिंग की मैं हटा देता हूं, मैंने टेपिंग की हटाई, ये मैंने एक स्विच लिया और उसमें ये आप डॉट ना ड्रॉ कीजिएगा। अगर आपने डॉट ड्रॉ नहीं किए तो इसे आप कहेंगे ओपन सर्किट। ओपन स्विच या ओपन सर्किट। ये करंट ऑफ कंडीशन है, करंट ऑफ। करंट ऑफ कंडीशन है क्यों? अगर मैं स्विच को हटा करके इसके अंदर का सिस्टम देखना चाहूं तो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब जब मैंने इसके अंदर का देखा सिस्टम तो मुझे वो इस तरीके से नजर आया। इस तरीके से नजर आने का मतलब यह है कि सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन है तो स्विच ओपन, करंट ऑफ है। करंट ऑफ। अब मैं बात करता हूं करंट ऑन, मतलब स्विच क्लोज, सर्किट क्लोज। अभी तक ये सर्किट ओपन है, स्विच ओपन है। अगर आप इस पर डॉट बनाते हैं तो ये क्लोज सर्किट होगा। और इसके अंदर का अगर आप देखना चाहें तो इसके अंदर का सिस्टम कुछ इस तरीके से होगा। ये इस पे कनेक्ट है और अब करंट फ्लो होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो यहाँ इस कंडीशन में तो कोई करंट होगा ही नहीं। अब आप पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट को आई मानेंगे हमेशा। पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट चलेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब मैं अगर बात करूं कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से चलता है। सर्किट के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, लेकिन सेल और बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल और इनसाइड द बैटरी, और पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये करंट की डायरेक्शन है। अब यहां भी आप ये ड्रॉ कीजिएगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। रेजिस्टेंस को आप कैपिटल आर सिंबल से डिनोट कर, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो वायरिंग आपने यूज की हो और जो रेजिस्टेंस आपने यूज किया हो, हमेशा रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का करंट अपोज करने की एबिलिटी इलेक्ट्रिक वायर के रेजिस्टेंस मतलब करंट अपोज करने की एबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसका रेजिस्टेंस मतलब इसकी प्रतिरोधक क्षमता, करंट रोकने की क्षमता इससे ज़्यादा है तो आपके लिए बेस्ट रजिस्टर है। अगर इसका रेजिस्टेंस इससे कम होता, जो वायरिंग में यूज़ आपने रेजिस्टेंस किया है उसके रेजिस्टेंस से कम होता, तो ये आपका अर्थहीन है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स सर्किट के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर या सेल के अंदर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं। तो आप एक चीज समझिएगा, डायरेक्शन ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर जो हमने फॉर्मूला ये पढ़ा हुआ है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, मतलब करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर आप किसी बुक के अंदर माइनस चार्ज माइनस साइन आप यहाँ देखते हैं तो इसका मतलब ये है नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बार बच्चा ये समझ लेता है कि माइनस साइन का मतलब यहाँ है कि चार्ज नेगेटिव है, ये गलत है। माइनस साइन का मतलब यहाँ ये है कि नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, चाहे बात करें हम इलेक्ट्रिक सर्किट की, चाहे बात करें हम इनसाइड द सेल और बैटरी की। अब आपके पास ये निकल करके आया, निष्कर्ष ये है आपके पास कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा इन सर्किट और नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा इनसाइड सेल और बैटरी। ये बात करूं मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट की। अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव इन सर्किट एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव इन सेल और बैटरी। एक एनटीएससी लेवल की आपको एक वीडियो सेंड करूंगा मैं, उसमें मैंने बताया था, आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बनते किस तरीके से हैं। उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता किस कारण से है, इसकी वजह क्या है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। क्या सिर्फ यही करंट होता है जिस करंट के कारण ये अप्लायंसेस चलते हैं, या ये वो करंट है जो रजिस्टेंस का कारण है? सही मायने में तो मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिक करंट जो आप आई मानते हैं इसका सही नाम होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सीबीएसई बोर्ड या कोई भी आईसीएसई या आईएससी या यूपी बोर्ड आपसे पूछ सकता है कि नेम द करंट दैट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप करंट तो करंट है, आप उसका नाम क्या देंगे? तो आप उसका नाम देंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट के बावजूद भी एक करंट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में भी फ्लो होता है, वो मैं आपको हायर एजुकेशन, जब आप हायर एजुकेशन में होंगे तब आपको बताऊंगा, या फिर किसी वीडियो में आपको जो हाई लेवल की वीडियो में बताऊंगा उसमें अल्फा स्कैटरिंग वगैरह सब चीज़ बताई जाएगी, आपको उस वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं सिर्फ क्लास 10 से रिलेटेड। क्लास 10 से रिलेटेड अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। एक चीज समझिएगा, जो भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का सर्किट के अंदर अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट। ऐसा एक भी कंडक्टर मौजूद नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंडक्टर के लिए भी, सेमीकंडक्टर के लिए भी, इंसुलेटर के लिए भी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बात सिर्फ रेजिस्टेंस की करते हैं। तो रेजिस्टेंस की सबसे पहले एक आसान सी डेफिनेशन बनाते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट कैन अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड इट। मतलब कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, जिस एबिलिटी के कारण इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट चलता है, उस प्रॉपर्टी को आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब बात अगर मैं करूं, मैंने यहाँ कंडक्टर बोला तो आपसे कोई कह दे क्या इंसुलेटर का रेजिस्टेंस नहीं होता या सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप उनसे एक बात कहिएगा, सर रेजिस्टेंस बात हम करते हैं कंडक्टर की इसलिए क्योंकि कंडक्टर को ही आप यूज़ करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए। आप हमेशा कंडक्टर को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ करेंगे। आप इंसुलेटर को यूज़ ही नहीं करते फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए,
ऐसा एक इंसुलेटर कार्बन जिसका एक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक वगैरह वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ है वो है कंडक्टर। तो हम डेफिनेशन कंडक्टर के रेस्पेक्ट में देंगे हमेशा कि कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके तहत वह अपने अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, उसे आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कैपिटल आर सिंबल से डिनोट करते हैं आप, और इसकी ऐसा यूनिट ओम होती है। इसके बारे में सबसे पहले सीमेंस ओम ने बताया था, जिन्होंने अपने नाम पर इसकी ऐसा यूनिट दी थी। अगर मैं उन साइंटिस्ट का नाम लेता हूँ तो उनके साइंटिस्ट के नाम में आप ओ कैपिटल बनाएंगे, ओम। अगर कहीं आप लिखा देखते हैं ओम, तो ये ऐसा यूनिट नहीं है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है उसमें ओ आप स्मॉल बनाएंगे हमेशा। अगर आप कैपिटल ओ बनाते हैं तो ये साइंटिस्ट का नेम को प्रीफर करेगा। ये जो आप कैपिटल ओ यूज़ करेंगे सिर्फ साइंटिस्ट के नाम में यूज़ करेंगे कि सीमेंस ओम या ओम्स लॉ। आप हमेशा ऐसा यूनिट में स्मॉल ओ बनाएंगे और इस सिंबल को आप कैपिटल ओमेगा, ये सिंबल ओम नहीं है, इस सिंबल का नाम है कैपिटल ओमेगा। आप ओम को कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं। आपने बुक्स में लिखा देखा होगा 6 ओम, मतलब 6 कैपिटल ओमेगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? अगर एक वायर है तो उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है या नहीं। अगर उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ या घटाऊँ तो उस पर डिपेंड करेगा या नहीं। अब बात करते हैं उसकी, समझिए ज़रा बहुत ध्यान से। अगर वायर है तो उसके शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। आप सर्कुलर वायर लेते हैं या स्ट्रेट वायर लेते हैं, इस पर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। रेजिस्टेंस इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है, आपने वायर मोटा लिया हुआ है मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है या कम। मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है, वायर की लेंथ में L मान लूँ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका मोटाई जिसमें डायमीटर निकलता है उसे आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ये स्लांट एरिया होता है, ये स्लांट एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये है। आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे, आप सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि उसके अंदर बैरियर जो करंट के रास्ते में अपोजिशन करता है, जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, वो रेजिस्टेंस कम इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर बैरियर्स कम बनते हैं। मतलब अगर वायर मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अगर वायर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अभी 10th क्लास में आप यही समझ लीजिएगा कि मोटे वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट की टक्कर कम है, और लंबे वायर के अंदर टक्कर ज़्यादा है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसके बाद मैं आपको ये भी किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि वो टक्कर किस तरीके से, क्योंकि अभी आप नहीं समझ सकते इस बारे में कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है या फिर मोबिलिटी करंट क्या होता है या इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल करंट क्या होता है। ये चीज़ें आप अभी नहीं समझ सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। Factor affecting the resistance of a conductor। सबसे पहले मान लीजिए कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर आपने रेजिस्टेंस ले लिया और स्मॉल एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा जितनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी। रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही कम होगा जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया था, अगर आप एक वायर मानते हैं, ऐसे जूम करके देखिएगा, वायर इतना मोटा आपको दिखाई दिया जूम करने के बाद। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
जिसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। ये लेंथ, तो लेंथ ज्यादा तो टकराव ज्यादा चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का, तो रेजिस्टेंस ज्यादा। मोटे वायर का, एक मोटे वायर की एक खास बात यह है कि इसमें चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट ये मान लीजिए कम टकराव से निकलते हैं, टकराव तो होता है 100%, तो उसमें रेजिस्टेंस कम। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आप इसे इस तरीके से लिखिएगा, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं तो ये होते हैं राइट हैंड साइड पे जो आप लिखते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। लॉ ऑफ होमोजेनिटी में आपको क्लास 11th में पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को आप हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखेंगे और डिपेंडेंट फैक्टर्स को आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो जब आप राइट हैंड साइड पे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स को लिखते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब आप हटाते हैं तो इंडिपेंडेंट फैक्टर की तरफ ही आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसकी वैल्यू मेनली एक्सपेरिमेंट में सही निकल करके आती है, एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, किसी एक फिक्स वैल्यू के जरिए निकाली जाती है। जैसे कि आप यूज करते थे क्लास 9th में F इज इक्वल्स टू G/m/r², वहाँ कैपिटल G 6.670 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, तो वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड थी। इसी तरीके से हर कंडक्टर के लिए एक कांस्टेंट निकाला गया है जिसे उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो आप जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट लगाएंगे और इस कांस्टेंट के सिंबल का नाम, केवल सिंबल का नाम इसके रो है, रो से आप डिनोट कर, इसका नाम रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट आपको पता है ओम, जिसे आप कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं। एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की ऐसा यूनिट आप मीटर लेंगे। मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो ऐसा यूनिट निकालने का तरीका है आप उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। मुझे ज़रूरत है इसके ऐसा यूनिट और इसकी डायमेंशंस, वो डायमेंशंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी ऐसा यूनिट की ज़रूरत है। तो आर रो इज इक्वल टू आर इंटू A/L लिख सकते हैं आप इसे। आर रेजिस्टेंस जिसकी ऐसा यूनिट ओम, जिसे आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल किया आपने, तो रेजिस्टिविटी की जो आपके पास ऐसा यूनिट आई वो ओम मीटर है। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम मैं आपको बार बार बताता हूं, उसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। रेजिस्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस स्केलर, चार्ज स्केलर, करंट स्केलर, टाइम स्केलर, रेजिस्टिविटी स्केलर। अभी तक इसमें हमने कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़ी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ, इसी का इफेक्ट पड़ता है या किसी दूसरी भी चीज का इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, शेप का भी इफेक्ट पड़ता है। एक न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल मान करके, न्यूमेरिकल को एग्जाम्पल मान करके मैं आपको बताऊंगा कि शेप का भी, साइज के साथ साथ शेप का भी फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पर। टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए घटेगा। वो मैं आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के थर्ड पार्ट में समझाऊंगा। इसके बाद अब आपको मैं थोड़ा सा एक टिप्स दूंगा ताकि आप बोर्ड में कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सोल्व कर लें। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर बिकेम डबल, लेंथ बिकेम डबल एंड एरिया बिकेम हाफ, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन एल। ये इनिशियल कंडीशन थी, पहले रेजिस्टेंस R था, लेंथ L थी, एरिया A था। अब क्या कहा कि लेंथ बिकेम डबल, तो L डैश 2L एंड एरिया बिकेम हाफ, तो A डैश A/2। ये फाइनल आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। तो फाइनल रेजिस्टेंस आप मानेंगे R डैश रो L डैश अपॉन A। रो एज इट इज, रेजिस्टिविटी, लेंथ,
बदलने से या एरिया बदलने से या शेप बदलने से कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि रजिस्टिविटी शेप और साइज की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो जिस मटेरियल का वायर है उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो ही रजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट होगा। जैसे कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से, ऐसे ही उसकी रजिस्टिविटी भी बढ़ती है। जैसे कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों का रेजिस्टेंस घटता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे ही रजिस्टिविटी भी उसकी टेम्परेचर बढ़ने पर घटती है। तो आप R डैश की वैल्यू निकालिएगा, L डैश की जगह आप क्या लिखेंगे 2L, और A डैश की जगह क्या लिखेंगे आप A/2। ये 2 ऊपर गया तो आपके पास R डैश इज इक्वल टू ρL/A इंटू 4 आ गया। ये आपके पास इनिशियल रेजिस्टेंस था, तो आपके पास 4R के बराबर अब फाइनल रेजिस्टेंस बना। तो इसका मतलब यह है कि अगर लेंथ और एरिया बदलता है किसी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी बदलता है। अगर कई बार आपको ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी वायर की और लेंथ चेंज कर दिया आपने, तब उसका रेजिस्टेंस किस तरीके से बदलेगा। तो आप सबसे पहले एक चीज समझिएगा, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला आता है R इक्वल टू ρL/A, इसमें कहीं भी वॉल्यूम का जिक्र नहीं है। मान लीजिए चेंज करने की बात आई कि लेंथ चेंज हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा चेंज किया है लेंथ, तो जो चीज चेंज करी जाए इस फॉर्मूले में आप डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो R इज इक्वल्स टू रो L इंटू L अपॉन A इंटू L, ये L स्क्वायर हुआ आपके पास, और एरिया इंटू लेंथ ये वॉल्यूम। अब आपको क्या कहा गया है कि अगर किसी वायर की या किसी कंडक्टर की वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लेंथ अगर डबल हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। माय डियर, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लेंथ डबल तो 2 का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम होगा। अगर लेंथ 3 टाइम होती है तो 3 का स्क्वायर 9, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स होगा। मान लीजिए न्यूमेरिकल में चेंज करते हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो चेंज एरिया अगर उन्होंने किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे हम एरिया बोलते हैं, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि उसका सही नाम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया स्लांट एरिया अलग होता है, लेकिन अगर आप एरिया भी यूज करेंगे तो कोई बात नहीं, आप एरिया यूज कर सकते हैं, वर्ड एरिया। तो एरिया अगर चेंज होता है तो आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके पास रेजिस्टिविटी इनटू वॉल्यूम है और नीचे ए स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप मान लीजिए कहा उन्होंने कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हुआ, तो आप 1/2 यहां लिखेंगे, हाफ का स्क्वायर, तो एरिया आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए आपको कहा गया कि एरिया हाफ हुआ या एरिया डबल हुआ। मान लीजिए एरिया डबल कहा आपको, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो R/4 आएगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद समझिए, मान लीजिए आपको एरिया भी ना दिया जाए, आपको वॉल्यूम भी ना दिया जाए, आपको कहा कि रेडियस ऑफ अ कंडक्टर या रेडियस ऑफ अ वायर बिकेम डबल, तब क्या होगा। तो आप यही यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आप एरिया को πr² लिखेंगे, जहां R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए आपको कहा गया है कि लेंथ बिकेम डबल, रेडियस हाफ। लेंथ डबल, यहां आप 2 लिखेंगे, रेडियस हाफ, तो R/2 का स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास आंसर होगा। यह आपको मैंने बताया कि रेजिस्टेंस के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने इसमें आपको बताया कि रेजिस्टेंस पैदा कैसे होता है। रेजिस्टेंस चार्ज
इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ चार्ज और करंट की ही कॉलिजन है, क्योंकि अभी आप ये नहीं समझ सकते कि लैटिस के अंदर एक थर्मल एग्रीगेशन होता है जिसके कारण करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों पैदा होते हैं। आप सिर्फ इतना समझिएगा अपने माइंड को संतुष्टि देने के लिए कि रेजिस्टेंस एक कोलिजन है जो करंट के आगे बैरियर पैदा करता है, वो बैरियर ही रेजिस्टेंस है। वो बैरियर पैदा कब होता है? वो बैरियर कोलिजन के कारण पैदा होता है जब चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लैटिस के साथ कोलिजन करते हैं। लैटिस एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर एटम्स फिक्स्ड हैं एक शेप के अंदर। अब आपको थर्ड पार्ट में मैं बताऊंगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, उसके ऊपर इफेक्ट किस किस चीज़ का है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का भी है या नहीं है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को, कंडक्टर के लिए कैसे, सेमीकंडक्टर के लिए कैसे और इंसुलेटर के लिए कैसे, और उसमें आपके ग्राफ्स भी स्टार्ट हो जाएंगे कि ग्राफिकली स्टडी आप फिजिक्स में किस तरीके से करेंगे। अब इसके बाद आप सबसे पहले कुछ थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, I=Q/T इस फॉर्मूले से, या R=ρL/A, तो आप ये सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए।